हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इससे पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बात किया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने बात किया कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट पर भी हमने बातें कर लिया था। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसे हम पूरा डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन के बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है तो उसका ऑर्डर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वह किस कोटि का रिएक्शन है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने आपको पहले ही यह बता दिया है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन किसी भी दिए हुए सिंपल इक्वेशन की सहायता से या एलिमेंट्री रिएक्शन की सहायता से हम मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी दिए हुए रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। बट हमने आपको बताया रेट लॉ के अंतर्गत कि जब हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास P और Q जैसे टर्म्स आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको समझाने वाला हूँ पहले, फिर उसके बाद चीज़ों को लिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिए। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक रिएक्शन है और इसमें हमारे पास P प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A के पावर में हमारे पास P मिलेगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B के पावर में Q मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास P और Q हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास P और Q हैं वो इस रिएक्शन को देखते हुए हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये केवल और केवल प्रैक्टिकल के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता किया जा सकता है। ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में भी हमने यही बात किया, फिर रेट लॉ को मैंने आपको समझाया तब भी यही बातें किया। तो एक्चुअली मैंने आपके लिए यह P और Q जैसे जो दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, इनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया, बस इसके बारे में आपको समझाया कि ये एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम बात कर रहे हैं तो ये जो P और Q हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर में जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, वही एक्चुअली इस रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर कह रहे हैं कि P है, तो वह इस रिएक्टेंट A के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर P है। ठीक है, और इस रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर हम चेक करना चाहते हैं तो वो हमारे पास Q है। यानी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वह केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता किया जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि P और Q जो है वो हम केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता कर सकते हैं, रिएक्शन को देखते हुए कभी भी नहीं पता कर सकते। तो मैंने यही बोला ना कि ये P और Q ही इस रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
ठीक है। बट हम इसे अलग अलग रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के टर्म्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है तो मैंने आपको एक टर्म बताया था कि अगर हम इन दोनों पावर को, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स के पावर में टर्म्स यूज हुए हैं, वैल्यू यूज हुए हैं, अगर इन्हीं का हम एडिशन कर दे रहे हैं तो हमारे पास एक नया टर्म मिल रहा है जिसे हम यन कह रहे हैं। और यही जो यन होता है वह इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है और यह ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम एक एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास अलग अलग मिल सकता है। बट अगर हम किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं, मतलब कि डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना चाहते हैं सभी रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में उन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जो उनके पावर में टर्म्स लिखे हुए हैं उन्हें बस हम जोड़ लेंगे और वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनीसन आपको मैंने बताया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। हम पहले से ही यह बातें करते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा, हमने यह भी बात जाना कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में या हमें यूज करना है रेट लॉ। तो रेट लॉ के द्वारा हमने इतनी बातें तो पहले ही कर चुकी थी, बस यही दो टर्म्स हमें समझना था कि यह P और Q एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं कि ये P जो है वह इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन हम केवल A के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तब। और यह जो Q है वह इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन केवल हम B के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तब। लेकिन अगर इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है तो उन दोनों का हम एडिशन कर देंगे, तो इस प्रकार हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। बस सिंपल सा यही लॉजिक है, ठीक है। तो चलो अब इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ना, अगर आप रेट लॉ नहीं पढ़े होते, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं पढ़े होते, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। आप लोगों को शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, इसीलिए मैंने उसके बारे में पहले आपको पढ़ाया। फिर ये अब देखो कितना आसान हो चुका था, आसान, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए इस बात को, ठीक है। तो अब इसी वजह से हम चलिए इसका डिफिनीशन भी देते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में अब चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिएगा। दी पावर, ठीक है, दी पावर टू विच दी concentration term of a particular reactant, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो पावर लगा हुआ है, ठीक है, इज रेज्ड, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड, तो उसी को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट इसमें साथ ही साथ यह बात जरूर मेंशन करिएगा, विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। हम उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए यह बात किए हैं, दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ठीक है, समझ में आई ना बात। हम उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए जब उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तब ये हमारे पास पता चल रहा है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्टेंट के पर्टिकुलर जब हम देख रहे हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इतना डिटेल में पढ़े ही नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं पहले उसके बारे में बताया, फिर अब हम बढ़ रहे हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि वह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो अब उसको भी कंटिन्यू करते हैं। एंड दी, ठीक है, एंड दी एडिशन, ठीक है, एंड दी एडिशन ऑफ पावर्स, एंड दी एडिशन ऑफ पावर्स टू, इसी के रिस्पेक्ट में हम लिख ले रहे हैं ताकि आसानी से याद भी हो जाए, टू विच, ठीक है, टू विच दी कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, टू विच दी कंसंट्रेशन
टर्म ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, ठीक है, सभी रिएक्टेंट्स के लिए हम यह बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इज रेज्ड इज कॉल्ड, तब उसको ही हम कहते हैं, एक्चुअली ये ब्लैक मार्कर थोड़ा हल्का हो गया है, मुझे लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए मैं मार्कर बार बार चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं फिलहाल लिख दे रहा हूँ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप यहाँ पर यह भी मेंशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर आप नहीं भी मेंशन करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कामा हमारे यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी मेंशन कर सकते हैं, दोनों आप लोग काम कर सकते हैं। अब चलिए हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो अब चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन देख लिया, तो अब यहाँ पर हम जनरल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ सभी चीज़ों को, मतलब ऐसा हम कर रहे हैं कि हम चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलें, चीज़ों को समझते भी चलें, और हमारा सारा चीज़ सीरियल ऑर्डर में ही रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सपोज कर सकते हैं फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, हम एक ले रहे हैं जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब वो जो जनरल रिएक्शन है, फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, वो कैसा है हम सभी जानते हैं, हमने पहले ही यह बात समझ लिया है कि हमारे पास ए है प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी है, एंड यहाँ पर हमारे पास पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग देन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बात जानते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर पी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर क्यू। आप लोग तो यह जानते ही हैं कि स्मॉल पी और कैपिटल पी में डिफरेंस है, या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने रेट लॉ पर बात किया, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में मेंशन किया है, एक मिनट, द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज रेज्ड। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म मतलब मिस हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा इन, ठीक है, इन रेट लॉ, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा क्या, इन रेट लॉ, क्योंकि हमने रेट लॉ में जो हमने पी और क्यू पावर में लिखा है उसी पर ही तो हम बात कर रहे हैं, तो रेट लॉ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रेट लॉ मेंशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी छूट गया है, यहाँ भी मेंशन कर लीजिएगा इन रेट लॉ, ठीक है, इन रेट लॉ इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं, एक्चुअली छोटा सा टर्म मिस हो गया था, तो उसे बस आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसा सिचुएशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह जो P है वह इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्टेंट A के टर्म्स में जब हम देख रहे हैं तब, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं ना, कुछ और मिस्टेक तो नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम यह बात कहेंगे सो या देयरफॉर, ठीक है, सो P is the order of reaction, order of reaction, ठीक है, P is the order of reaction with respect to किसके, with respect to reactant A, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर भी अभी समझाऊंगा, पहले जनरली हम देख लेते हैं, ठीक है। एंड हम Q क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास Q है वह इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो एंड Q इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
order of the reaction with respect to reactant B। ठीक है, तो ये हमने बातें किया, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट A है तो उसके रिस्पेक्ट में हम इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P कहेंगे। अगर हम B के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन Q हम कहेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे तो उसके लिए हमें अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। प्रॉपर नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी नीचे समझाएंगे भी और साथ ही साथ हमारे सेंटेंस भी लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका ना, तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके चलिए, तो अब इसे मैं रेज करता हूँ। हमने अपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के डिफिनीशन पर बातें कर लिया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इन चीज़ों को बस समझ रहे हैं। अभी एग्जांपल्स, हमें बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हौली धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं। अब देखो, अगर हमें इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करना है तो इफ़, ठीक है, हम ऐसा बात कर रहे हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू हमारे पास P प्लस Q है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे थे उनको ही हम ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में n इज इक्वल टू P प्लस Q हमारे पास मिल रहा है, तो देन या देयरफॉर n is the order of reaction, n is the order of reaction, ठीक है। ये हमारे पास n जो है वह इस रिएक्शन का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऐसा सिचुएशन में ये बातें हमने सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे किसी भी रिएक्शन का देख रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो चलिए अब उन पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देन हम कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे एग्जांपल्स की सहायता से हम और भी दिए हुए रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने जितने एग्जांपल्स को पहले डिस्कस किया है उन्हीं एग्जांपल्स को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन ना होने लग जाए। तो सबसे पहले ही रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास है, सपोज करते हैं कि NO प्लस H2 था ना, तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिल रहा था, N2 प्लस 2H2O मिल रहा था, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जस्ट बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास यह रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन पहले से ही देखते आ रहे हैं। तो इसका अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO का स्क्वायर हो जाएगा, एंड हमारे पास H2 था, ठीक है। इस H2 पर स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो ये बात हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बातें तो समझ में आया होगा ना, ये बातें तो हम पहले ही पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। सभी चीज़ों को हमने समझा है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो देन तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देन हम यह कह सकते हैं कि इस NO के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। तो 2 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 2 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट NO एंड 1, यहाँ पर H2 के पावर 1 है, तो 1 इज
the order of reaction, one is the order of reaction, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट H2 के लिए हमने बात किया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात करना है तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे प्लस इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे और इनका एडिशन कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास मिला एक नया नंबर जो कि है 3। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 3 इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे यह बात पूछा जाता है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, सपोज करते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं पता है, केवल एक रिएक्शन दे दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है क्या उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं? तो आपको कहना है नहीं, कभी भी हम नहीं लिख सकते। एक रिएक्शन को देखते हुए हम कभी भी उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिख ही नहीं सकते, केवल उसके मॉलिक्यूलरिटी को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है तो उसका रेट पता होना चाहिए। जो रेट का यह एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए, यानी कि ये दो चीज़ें हमारे पास दी हुई होनी चाहिए, तब इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि अगर हमें इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखना है तो इसके पावर को देखना है, अगर इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखना है तो इसके पावर में देखना है, लेकिन इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है तो इन दोनों के पावर का एडिशन देखना होगा। बातें समझ में आई? आसान सी चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। तो ये जब बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं सोचा था बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स देखते हुए कंटिन्यू कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल था, कैसा, ये वाला था ना, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का जब हमने डीकम्पोजिशन देखा था तो हमारे पास मिल रहा था मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में फ़िलहाल तो ये गैसियस स्टेट में ही मिलेंगे, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हम बढ़ेंगे अपने रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या देखा था, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, और इसके पावर में हमने क्या लिखा था, 3/2 लिखा था, ठीक है। तो अगर इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात कर रहे हैं तो 3/2 इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है और जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वह उसी रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वह इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दिए हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ही बराबर है। मतलब क्या है कि इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो भी हमारे पास 3/2 मिलेगा, और अगर हम इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे तब भी हमारे पास 3/2 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि और कोई रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं। या फिर हम कहेंगे कि और किसी भी रिएक्टेंट पर यह रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी आगे चलते हुए मैं जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलेगा कि ऐसे भी हमारे पास रिएक्शन हैं जिनमें रिएक्टेंट्स तो यूज हो रहे हैं लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। भाई साहब, अभी तक तो यही हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि हर एक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल है। बट आगे मैं पढ़ाऊंगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास अगला लेक्चर ही होना चाहिए, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो अपने ही स्पीड से होगा, चाहे हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं चाहे घटाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बातें हमने कुछ अच्छी चीज़ों को समझा है, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये फिलहाल हमने 2 एग्जांपल्स देख लिया, और भी एग्जांपल्स हम कर सकते हैं बट नो नीड फिलहाल के लिए, ठीक है।
तो टेक द स्क्रीनशॉट, देन हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका, ओके हो चुका ना। एक चलो एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देता हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन या तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को रोकिएगा, पहले पॉज करिए, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करिए, देखते हैं कि क्या आप चीज़ें कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा तो हम इसमें डिफरेंस पर भी बातें कर लेंगे कि मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। टाइम नहीं मिलेगा तो एक लेक्चर प्रॉपर उसके लिए डेडिकेटेड कर देंगे। ठीक है, छोटा सा ही पॉइंट है बट 10 से 15 मिनट उसमें लगेगा, चीज़ों को हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जितनी भी चीज़ें मैंने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में समझा है, जितनी भी चीज़ें मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में समझा रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को बस हम जनरलाइज कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्या हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, ठीक है, या डिटरमाइन भी लिख लीजिए, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन कर लीजिए एंड ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, गिव्स आउट हमारे पास पी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, या फिर चलो मैं कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो एंड अगर हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है तो इससे हम कभी भी इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर 1/2 है एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खुद से कैलकुलेट करिए, साथ ही साथ कमेंट्स में चीज़ों को वैल्यू लिखिए। ठीक है, यानी कि अगर हम ए के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, और ओवरऑल देखेंगे तो क्या होगा, वो सभी चीज़ें आप लोग कमेंट करते हुए बताइएगा। ठीक है, और ये आप सभी के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई साहब। ठीक है, खैर आइए बातें करते हैं अब अगले पॉइंट्स की तरफ। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब जब आप खुद से कर सकते हैं तो अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। देखो बच्चों, आइए यहाँ पर एक स्टार बनाते हुए लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका आप सल्यूशन कर लेते हैं तो स्टार भी बनाते हुए ही लिखिएगा। ठीक है, आइए अगर हम कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन इज 0, क्या है 0। ठीक है, देन दिस रिएक्शन, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि वह 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आई। अब सिमिलरली यहाँ पर हम बहुत सारे डिफिनीशंस दे सकते हैं, जैसे कि हम कहने वाले हैं कि द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन इज 1।
ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये आपको मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम आगे चलते हुए प्रॉपर एक एक लेक्चर ही लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक और पॉइंट मेंशन कर लीजिए कि दी ऑर्डर ऑफ एनी और रिएक्शन इज 2, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो देन दी ऑर्डर ऑफ देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तब इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि यह हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है तो उसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो सकता है किसी में फ्रैक्शन भी आए, हो सकता है किसी में निगेटिव भी आ जाए। वैसे निगेटिव आने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, बट आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए और इसका सल्यूशन खुद से करिएगा। कमेंट में बताइएगा इसका वैल्यू क्या आ रहा है। आप उसके सल्यूशन को आप हमें टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तीनों पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका होगा तो अगले पॉइंट्स को यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ हम और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा एंड हमने लगभग यह वीडियो भी 30 मिनट से ऊपर ही बना लिया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किस पर, डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से डिटेल लेवल पर पढ़ते चल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा एंड चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। अगर आप मतलब थोड़ा आपको लगता है, कुछ बच्चे होते नहीं हैं कि मतलब हाँ वो तेज़ हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो थोड़ा स्लो प्रोसेस से समझते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स बना सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी चीज़ें एटलीस्ट मैं बोर्ड पर लिखता हूँ नोट्स के लिए, वो सभी चीज़ें आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका रिटन पैटर्न पर है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, तो आपको सभी चीज़ें लिख कर आनी पड़ेंगी, कॉपी भरना ही पड़ता है, तभी जाकर नंबर मिलता है। चाहे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपकी कॉपी ही बताती है एग्जामिनर को कि आप कितना अच्छा पढ़े हैं, कितनी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को नोट डाउन करिए, रिवीजन करते रहिए, सभी चीज़ों को याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार लिखिए, 1000 बार लिखिए, याद करते रहिए, रिमेंबर करते रहिए। खाली बैठिए तब भी सोचिए अच्छा ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा है। बुक्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए ज़रूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।